Hello students. Today we will study the medicinal use of microorganisms. Production of antibiotics. When we fall ill, the doctor gives us some antibiotic tablets, capsules or injections. What are antibiotics? आपने देखा होगा, आप कभी जब डॉक्टर के पास जाते हो, आपको फीवर हो जाता है, आपको खांसी हो जाती है, कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है। ये एंटीबायोटिक क्या होती है? मैंने जैसा आपको पहले इस लेसन में बताया है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, किसी भी तरह से आ जाते हैं। उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे इसी लेसन में। तो जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं और हमारे बॉडी को डिसीज़्ड कर देते हैं, तब ऐसी कंडीशन में हमें कुछ ऐसी मेडिसिन लेनी होती हैं जो उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल कर सकें। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल करने के लिए जो मेडिसिन्स होती हैं, दे आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। बायो का मतलब होता है लाइफ और एंटी का मतलब होता है अपोजिट। लाइफ के अपोजिट मीन्स लाइफ को किल करने वाली जो चीज़ें होती हैं, दे आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। द मेडिसिन्स produced by organisms such as bacteria and fungi that kill or stop the growth of the disease causing microorganisms or pathogens present in our body are called antibiotics. अब आप यहाँ पर क्या समझे? आपको मैंने अभी बताया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी के अंदर जाकर डिसीज़ कॉज कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड पैथोजेंस। इन पैथोजेंस को किल करने के लिए हम मेडिसिन बनाते हैं, लेकिन पता है वो मेडिसिन किससे बनाते हैं? वो मेडिसिन भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स से ही बनाते हैं। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ही यूज़ किया जाता है एज अ मेडिसिन, एंड दैट इज़ कॉल्ड antibiotic. The source of these antibiotic medicines are microorganisms. These days, a number of antibiotics are produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline, and erythromycin are some of the commonly known antibiotics that are made from fungi and bacteria. ये common antibiotics हैं जो किसी भी disease के लिए दी जाती हैं। The first antibiotic discovered was penicillin. पहली एंटीबायोटिक जो बनी थी वो थी पेनिसिलिन. It was prepared by a fungus called Penicillium notatum. Penicillium notatum नाम की फंगस से ये बनाई गई थी. Antibiotics are also mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infections in animals. इन एंटीबायोटिक्स को जो पोल्ट्री एनिमल्स होते हैं उनके खाने में मिला दिया जाता है, जिससे उनकी बॉडी के अंदर कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना हो रहा हो, कोई इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ना हो रहा हो। अगर हो रहा होगा तो वो ठीक हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीजेस। प्लांट डिसीजेस पर भी हम इनका स्प्रे कर देते हैं, जिससे प्लांट्स भी की डिसीजेस भी ठीक हो जाती हैं। प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग एंटीबायोटिक्स। प्रिकॉशंस पढ़ने से पहले हम यहाँ पर हमें एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, आप इसे पढ़ेंगे पहले। इन 1929 सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आपको पिक्चर दिखाई हुई है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिसीज कॉजिंग स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इन हिज लेबोरेटरी। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लेबोरेटरी में स्ट्रेप्टोकोकस डिसीज़ होने की वजह से, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस को स्टडी कर रहे थे, जो ऑलरेडी ग्रो हो गया था उसको वो स्टडी कर रहे थे अपनी लैब के अंदर। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ माउल्ड अ फंजाई विच ही नेम्ड पेनिसिलियम इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। थोड़ी देर में उन्होंने क्या देखा, एक बार कि जहाँ पे उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस को
डिसीज़ जो बैक्टीरियम जहाँ पर ग्रो हो गया था, वहाँ पर उन्होंने जो उसको कल्चर किया हुआ था, जहाँ पर उन्होंने उसको ग्रो किया हुआ था, वहाँ पर एक फंगस जिसका नाम था पेनिसिलियम, वो आ गया किसी तरह से उस प्लेट में। He observed that the presence of mold not only prevented the growth of bacteria, क्या देखा उन्होंने कि उस फंगस की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई थी, बट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दीज डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया। उन्होंने क्या देखा कि पेनिसिलियम की वजह से स्ट्रेप्टोकोकस की सिर्फ ग्रोथ ही नहीं रुक गई थी, स्ट्रेप्टोकोकस के कुछ जो छोटे छोटे पार्ट्स थे वो किल होने लगे थे। फ्रॉम दिस माउल्ड पेनिसिलियम ड्रग was produced. In this way, Sir Alexander Fleming discovered penicillium drug that is an effective antibiotic। और सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलियम वहीं से बनी थी, पेनिसिलियम फंजाई से सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। और किस तरह बनाई थी आपको समझ आ गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस द प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स लेते समय हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। डॉक्टर की एडवाइस पर ही लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। नंबर 2, we must complete the entire course of antibiotics prescribed by the doctor। जितनी भी मेडिसिन डॉक्टर ने बताई है, डॉक्टर ने अगर 5 डेज़ के लिए बताया है तो हमें 5 डेज़ तक लेनी चाहिए। अगर 3 डेज़ तक बताया है तो 3 डेज़ तक लेनी चाहिए। जितना भी कोर्स उन्होंने बोला है उतना कंप्लीट करना चाहिए। दिस completely destroys the disease causing microorganism in our body। We may fall ill again if we do not complete the course। अगर हम कोर्स पूरा नहीं करते हैं, सपोज़ कीजिए हमें फ़ीवर हुआ, हमें डॉक्टर ने 5 डेज़ की मेडिसिन दी और हमने 3 डेज़ खाने के बाद हमें लगा हमारी तबीयत ठीक हो गई है और अब हमें दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हम उस मेडिसिन को पूरा कोर्स नहीं लेंगे, 5 डेज़ तक नहीं खाएंगे, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कर रहा था वो अभी पूरी तरह से किल नहीं हुआ है। और फिर अगर हमने मेडिसिन बीच में ही छोड़ दी तो क्या होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म फिर से इफ़ेक्टिव हो जाएगा और हम फिर से डिसीज़्ड हो जाएंगे। और नेक्स्ट टाइम जब हम यही वाली एंटीबायोटिक खाएंगे तो ये उसके ऊपर इफ़ेक्टिव नहीं होगी। We should not take antibiotics when not needed or in wrong doses। जब ज़रूरत नहीं है बॉडी के अंदर तो नहीं लेनी चाहिए, या अगर डॉक्टर ने 3 दिन बोला है और हम 6 दिन खा रहे हैं तो ऐसे भी नहीं खाना चाहिए। इट मे टेक द एंटीबायोटिक ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन वी माइट रियली नीड इट इन फ्यूचर। क्या होगा, जब हमें वास्तव में इसकी ज़रूरत होगी तब ये हमारी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्टिव नहीं होगा। एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, हमारे लिए अच्छे हैं, हमारी बॉडी को उनकी ज़रूरत है। और अगर हम ज़्यादा एंटीबायोटिक खाएंगे तो हमारे वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी किल हो जाएंगे। एंटीबायोटिक शुड नॉट बी टेकन when we are suffering from cold and flu caused by virus। वायरस के केस में हमें कभी भी एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया प्रीवियस वीडियो में कि वायरस जो है वो किल नहीं होता है। तो वायरस के केस में अगर हम एंटीबायोटिक लेंगे तो वो किल नहीं होगा और वो एंटीबायोटिक हमारी बॉडी के लिए अननेसेसरी वेस्ट करेगी, हमारी बॉडी को और हार्म पहुंचाएगी। बिकॉज एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट डिसीज कॉज्ड बाय वायरसेस। सेकेंड, अब दूसरा हमारे लिए मेडिसिनल यूज़ क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। आप लोगों ने सुना होगा हर चीज़ की वैक्सीन होती है। जैसे पोलियो की वैक्सीन थी, पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई गई थी, आप लोगों ने सुना होगा। 5 ईयर्स से छोटे बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। BCG का इंजेक्शन लगाया जाता है, वैक्सीन दी जाती है। हर डिसीज़ की वैक्सीन दी जाती है। आजकल कोरोना का वैक्सीनेशन हो रहा है। क्या है ये वैक्सीन, समझिए। पहले बुक की लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी।
Microorganisms are also used in the production of vaccines. Vaccines protect humans and other animals against several diseases by providing immunity against the concerned disease. ये वैक्सीन हमें उस बीमारी से बचाती है जिस बीमारी के लिए हम वैक्सीन ले रहे हैं, और उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा देती है। कैसे बढ़ाती है? वैक्सीन क्या है? वैक्सीन के अंदर हम उसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की बहुत कम क्वांटिटी, और जो ऑर्गेनिज़म है उसकी बहुत अनइफेक्टेड वाली क्वांटिटी लेते हैं, बहुत कम क्वांटिटी, और बहुत वीक माइक्रो ऑर्गेनिज़म लेते हैं और उसको हम अपनी बॉडी के अंदर पहुंचा देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड वैक्सीन। क्या होता है, जब वैक्सीन के थ्रू वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो हमारी वाइट ब्लड सेल से फाइट करता है। आप लोगों को पता होगा हमारे ब्लड के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के साथ फाइट करती हैं और उसको किल करने की कोशिश करती हैं। जब वो उसको किल करती हैं तो किल करने के लिए वो एक हथियार बनाती हैं, एक वेपन बनाती हैं जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। जब कोई भी डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज़म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी वाइट ब्लड सेल्स उसको किल करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। जब हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म को वैक्सीन के थ्रू अपनी बॉडी में पहुंचाते हैं बहुत कम क्वांटिटी में, तो हमारी वाइट ब्लड सेल्स उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और उसको किल कर देती हैं और हमारी बॉडी सेफ़ हो जाती है। लेकिन एक और काम होता है इसके साथ साथ कि वो उसको पहचान जाती हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म को पहचान जाती हैं, और जब कभी भी फ्यूचर में वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म कितनी भी पावर के साथ हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो हमारी वाइट ब्लड सेल्स बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बनाकर, क्योंकि वो उसको पहचानती हैं कि इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ कैसे बनानी है और कितनी बनानी है, तो वो बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बनाकर और हमारे उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म को जिसने हमारे ऊपर अटैक किया था उसको किल कर देती हैं। इस तरह से हम किसी भी डिसीज़ का जब वैक्सीनेशन लेते हैं तो वो डिसीज़ हमारी बॉडी को कभी भी डिसीज़्ड नहीं कर पाती, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म कभी भी हमारी बॉडी को डिसीज़्ड नहीं कर पाता। दिस इज़ वैक्सीनेशन। द एबिलिटी ऑफ वंस बॉडी टू रेसिस्ट अ डिसीज़ इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म को जो कि डिसीज़ कॉज करता है उसके अगेंस्ट में कैसे रेसिस्ट कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे उससे फाइट कर सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज़ कैन बी डेवलप्ड बाई अ टेक्निक कॉल्ड वैक्सीनेशन। क्या होता है वैक्सीनेशन में? देखिए, अ स्मॉल डोज ऑफ डेड एंड वीकेंड डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स यूज्ड टू स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी इज़ कॉल्ड वैक्सीन। थोड़ी सी क्वांटिटी में हमने यहाँ पर इसको अपनी बॉडी के अंदर दिया तो ये वैक्सीन कहलाता है। When a vaccine is introduced in the body of a healthy person, it acts like an antigen, any foreign substance that elicits an immune response. The body of the person produces antibodies, proteins produced in body in response to entry of antigens to render them harmless. Means प्रोटीन्स बनाती हैं एक ऐसा मटेरियल कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी बॉडी के अंदर पहुंचा है और जो भी वो हार्म पहुंचाना चाहता है वो उस हार्म को रोक देती हैं। उसको रोकने के लिए कुछ फाइटर सेल्स बना लेती हैं अगेंस्ट दीज इंट्रोड्यूस्ड माइक्रोब्स। दीज एंटीबॉडीज़ remain in the body and protect him or her against future infection of the same microbe. ये माइक्रोब कभी भी फ्यूचर में हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करेगा तो हमें वो उससे प्रोटेक्ट करेंगे। Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, tetanus, polio, hepatitis B can be prevented by vaccination. A vaccine can either be इंजेक्टेड और गिवन ओरली। जैसे कोरोना की जो वैक्सीन है ये इंजेक्शन के थ्रू दी जा रही है। आपने देखा होगा जो पोलियो की थी वो हम ओरल ड्रॉप्स देते थे बच्चों को।
5 ईयर्स से छोटे बच्चों को 2 ड्रॉप्स ऑफ पोलियो वैक्सीन। तो ये ओरल ड्रॉप्स होती थी। नेशनल पल्स पोलियो प्रोग्राम is practiced to eradicate polio from the country. Under this, children below the age of 5 years are regularly given polio drops vaccine for polio. आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार ऐसा हुआ कि हमारे घर पर कुछ पर्सन्स आते थे मेडिकल डिपार्टमेंट से और वो पोलियो की ड्रॉप्स पिलाते थे हर घर में 5 ईयर से छोटे बच्चों को। तो इससे क्या हुआ, हमारे पूरे कंट्री से ऑल ओवर द इंडिया अब पोलियो पूरी तरह से इरेडिकेट हो गया, पूरी तरह से गायब हो गया। इन आवर चाइल्डहुड वी आर गिवन इंजेक्शंस और वैक्सीन ड्रॉप्स और to protect us against several diseases. A particular vaccine is given at a particular age. हर एज के लिए अलग अलग वैक्सीन होती है। This is called इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इसको हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कहते हैं। यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की। जैसे 0 मंथ पे स्मॉल पॉक्स BCG फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, 3 to 12 मंथ पे DPT फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफ्थीरिया, पर्टुसिस, वूपिंग कफ जिसको कहते हैं, एंड टेटनस, पोलियो ओरल एंड BCG। 9 to 15 मंथ्स पे मीज़ल्स, स्मॉल पॉक्स रीवैक्सीनेशन होता है, दोबारा से किया जाता है। 18 to 24 मंथ्स पे DPT बूस्टर डोज दी जाती है, पोलियो ओरल दी जाती है बूस्टर डोज। इफ़ द सेम एंटीजन इज़ इंट्रोड्यूस्ड अगेन इट इज़ कॉल्ड बूस्टर डोज। अगर एक ही डिसीज़, एक ही एंटीबायोटिक को हम एक ही वैक्सीन को दोबारा दे रहे हैं तो ये बूस्टर डोज कहलाती है। 5 to 6 ईयर्स पे स्मॉल पॉक्स की रीवैक्सीनेशन होती है और 5 to 6 पर ही DT फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफ्थीरिया एंड टेटनस बूस्टर डोज दी जाती है, टाइफाइड वैक्सीन दी जाती है। नाउ द नेक्स्ट इज़ एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट थे। अ ब्रिटिश डॉक्टर discovered the vaccine for smallpox in 1798. He noticed that milkmen did not suffer from smallpox even during epidemics if they had earlier suffered from cowpox. एक डॉक्टर थे एडवर्ड जेनर। उन्होंने क्या देखा कि उनके यहाँ एक मिल्कमैन आता था, दूध देने वाला, तो उसको पहले डिसीज़ हो चुकी थी स्मॉल पॉक्स की, और जब सारे में, एंडेमिक का मतलब होता है, एपिडेमिक का मतलब होता है कि सब जगह एक ही जैसी बीमारी फैल जाना, एपिडेमिक हो गई। जैसे आपने देखा होगा अभी कोरोना में भी हमने पेंडेमिक बोला इसको। पेंडेमिक, एपिडेमिक, ये इसका मतलब होता है एक जैसी डिसीज़ बहुत बड़े एरिया में फैल जाना। तो बहुत बड़े एरिया में स्मॉल पॉक्स हो गया था। तो उन्होंने देखा कि मिल्कमैन को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। उन्होंने पता लगाया उसके बारे में, तो उन्हें पता लगा कि इसको स्मॉल पॉक्स पहले हो चुका है। तो जब उन्हें ये पता लगा कि इसको पहले हो चुका है इसलिए दोबारा नहीं हुआ, तो कुछ डिसीज़ेज़ ऐसी भी होती हैं जो एक बार होने के बाद दोबारा नहीं होती हैं। ऑन May 14, 1796, डॉक्टर जेनर टुक cowpox matter from blemishes on the arm of a milkmaid and injected that into the arm of an 8-year-old boy. अब उन्होंने क्या किया, वो जो बच्चा था, जो मिल्क बॉय था, मिल्कमैन था, उसके बॉडी से थोड़ा सा फ्लूइड निकाला, थोड़ा सा ब्लड निकाला और उन्होंने एक दूसरे हेल्दी बच्चे की बॉडी के अंदर उसको इंजेक्ट किया। जेम्स फिप्स, जिसका नाम था जेम्स फिप्स। फिप्स क्विकली डेवलप्ड काउपॉक्स एंड रिकवर्ड। फिर उन्होंने क्या देखा कि उसको जैसे ही उन्होंने उसको इंजेक्शन लगाया, उसको एकदम से काउपॉक्स हुआ, स्मॉल पॉक्स जिसको उन्होंने बोला, और फिर वो ठीक हो गया जल्दी ही। ऑन July 1, 1796, डॉक्टर जेनर इंजेक्टेड द सेम बॉय फिप्स विद स्मॉल पॉक्स। फिर उन्होंने स्मॉल पॉक्स की उसको वैक्सीनेशन दी, बट ही डिड नॉट कंट्रैक्ट स्मॉल पॉक्स। अब क्या हुआ, अब उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ।
He had acquired immunity from smallpox. In this way, Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox. उन्होंने इस तरह से वैक्सीनेशन के बारे में पता लगाया कि किसी भी डिसीज़ का अगर हम कम क्वांटिटी में माइक्रो ऑर्गेनिज़म को बॉडी के अंदर डाल दें तो वो डिसीज़ फिर हमें ऑल ओवर द लाइफ नहीं हो सकती. स्मॉलपॉक्स हैज़ बीन कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड. और अब वैक्सीनेशन की वजह से ही स्मॉलपॉक्स पूरे वर्ल्ड से बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो चुकी है, पूरी तरह से ठीक हो चुकी है. बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स. और बैक्टीरिया से हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स भी बनाते हैं. नाउ द नेक्स्ट यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट इज़ इंक्रीजिंग soil fertility. In the previous chapter we have learnt about rhizobium bacteria. आप लोगों ने rhizobium bacteria पढ़ा था. These are present in the root nodules of leguminous plants. याद होगा आप लोगों को क्लास 7th में भी पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था. रूट नोड्यूल्स होते हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के, उनके रूट्स में, नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है. राइजोबियम बैक्टीरिया एब्जॉर्ब नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू सिंपल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स कॉल्ड nitrates. After harvesting, when the roots decompose, the nitrates present in the root nodules mix with the soil and enrich it with nitrogenous compound and hence increase the soil fertility. तो इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं. Some bacteria and blue-green algae living in the soil also fix atmospheric nitrogen as nitrates. These microbes are commonly called biological nitrogen fixer. इनको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर भी कहते हैं. यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया हुआ है ब्लू ग्रीन एल्गी का. नाउ क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते हैं. द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू हार्मलेस सिंपलर सब्सटेंसेस दैट आर रीस्टोर्ड टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. आप लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा. हमने आपको बताया था क्लास 6 में कि जितना भी सॉइल के अंदर बहुत छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम डीकम्पोज़र कहते हैं. ये क्या करते हैं, बचे हुए वेस्ट मटेरियल को, प्लांट के, एनिमल के वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज कर देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, ह्यूमस बना देते हैं और इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है. इन द एब्सेंस ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द पाइल्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स वुड हैव covered the earth. Some bacteria decompose sewage and other waste of water. This is a natural method to keep water clean. In this way they help in keeping the environment clean. Water को भी clean करते हैं, हमारे सीवेज को भी clean करते हैं. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं. Some other uses of microbes. Bacteria are useful for leather and jute industries. Bacteria also help in generating biogas. They act on waste products like animal waste, garbage, agricultural waste and produce biogas. Biogas is used as a fuel. जो बायोगैस बनती है उसे हम फ्यूल की तरह भी यूज़ कर लेते हैं. Some bacteria live in the digestive system of ruminants like cows and goats. These bacteria help the ruminants digest cellulose present in ग्रास एंड प्लांट्स. रूमिनेंट्स जो ग्रास और प्लांट्स खाते हैं उनके अंदर जो सेलुलोज प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी रूमिनेंट्स की बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो इनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं. तो यहाँ तक हमने पढ़ा यूज़फुल बैक्टीरिया. अब इसके बाद यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली. इसके बाद हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.